जय उत्तराखंड। मेरा नाम अजय बिष्ट जय वन्यू की टीम उत्तराखंड। से। और साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि वन्यू के टीम का प्रयास हर बार अपने उत्तराखंड और अपने उत्तराखंडियों को सशक्त करने का प्रयास है। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा एक मुहिम हम लोगों ने प्रयास किया है, न्याय हमारा हक। और इस मुहिम के अंतर्गत हमारे 1994 में हुए उन आंदोलनकारियों पे अत्याचार, हमारे समाज के उन लोगों पे अत्याचार, जिस तरीके से शासन प्रशासन द्वारा, जो कि निंदनीय, इतनी इतनी बुरी तरीके से घटना है, या इतना बुरा बर्ताव हम लोगों के साथ किया गया, शायद शायद हमारे इतिहास में तो क्या, पूरे विश्व इतिहास में इस तरीके की घटनाएं किसी भी राजा ने अपनी प्रजा पे नहीं की होगी। जब हम लोग गुलाम थे, अंग्रेजों ने भी उस तरीके की इस तरीके का हम लोगों पे अत्याचार नहीं किया होगा। और आज हमारे साथ जुड़े हैं आंदोलनकारी श्री महेंद्र सिंह रावत जी कोटद्वार से। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। है। और श्रीमती आनंदी रावत और उनके पुत्र हमारे साथ, रावत जी सीधे इस समय देहरादून से। और आप उस आंदोलनकारी, उस शहीद की मां हैं और उस शहीद के भैया हैं, जिन्होंने 3 अक्टूबर 1994 को इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दी। और 26 वर्षों में भी आज भी हम उस न्याय के लिए तरस रहे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा श्री महेंद्र सिंह रावत जी का। और सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। रावत जी, मेरा आपसे छोटी जी आप सबको महेंद्र रावत जी से मेरी मेरी विनती है, आप अपना एक छोटा सा परिचय दें, हमारे जितने भी साथी, जितने भी यूजर्स, जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनको। मैं सबसे पहले आज आपने लाइव यूके वन टीम ने जोड़ा, आंदोलनकारियों की एक आवाज़ की पहल करी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले मैं राजेश रावत को श्रद्धांजलि देते हुए और उनकी मां को प्रणाम करता हूं, जिनका बेटा एक उत्तराखंड आंदोलन में जो कुर्बानी दी। मैं अपना परिचय तो क्या देना है कि मैं लगातार ही छात्र जीवन से, चाहे 1982 में जब मैं छात्र था, उस समय हम, क्योंकि आसाम का आंदोलन चल रहा था, छात्र आंदोलन, हमने यहाँ पे भी उत्तराखंड गण परिषद का गठन किया था। उसके बाद हम लगे रहे, उसके बाद मैं फिर नौकरी में भी लग गया था। नौकरी के लगने के बाद आंदोलन की रही, तब तक हमने एक उत्तराखंड क्रांति दल का उदय, वो आंदोलन में आया। हम नौकरी से छुट्टी लेकर आंदोलन में आते थे, चाहे वो हमारा 1988 का जेल भरोर आंदोलन रहा होगा, या अशोक आंदोलन रहा होगा, 90 होगा, 90 में 36 घंटे का बंद रहा होगा, 91 में रहा होगा, और राज्य नहीं चुना। मतलब लगातार आपके जैसे रिकॉर्ड पहुंचे हैं कि आखिरी बंद हम पुलिस में 24 जुलाई 2000 को हुए थे। और लगातार अभी भी एक उत्तराखंड क्रांति दल के माध्यम से लगातार अभी भी संघर्ष कर ही रहे हैं। 2006 में भी हम परिसीमन के मामले में जेल में गए थे, जब ये उत्तराखंड का जो दोबारा परिसीमन हुआ 2002 के बाद, उसके हम क्षेत्रफल के आधार पर परिसीमन मांग रहे थे। हमें पता था कि अगर ये परिसीमन हुआ तो उत्तराखंड की परिकल्पना खत्म हो जाएगी। मैं अभी भी राज्य आंदोलनकारी के न्याय की लड़ाई जो हम हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं मुजफ्फरनगर कांड के लिए। हमने अभी, क्योंकि 2015 से पूर्व आंदोलनकारी कहीं लड़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि उच्च न्यायालय नैनीताल ने आंदोलनकारियों को राउडी शब्द, यानी कि गुंडा पत्थरबाज शब्द से नवाजा था। 2015 में जब हम वहां पे नैनीताल हाई कोर्ट में आरक्षण और मुजफ्फरनगर जो ये इस बारे में गए थे, तब जाके हमने वहां पे डबल बेंच में बात रखी। हमने अपने उत्तराखंड 1994 आंदोलन को जलियांवाला बाग की संज्ञा देते हुए हमने कहा, हमने तो एक पे अंगुली तक नहीं उठाई, जबकि
तत्कालीन प्रशासन द्वारा हमारे 42 शहीद हुए, तब जाके हमें अधिकार मिल सका ये मुकदमा लड़ने का आगे के लिए। माफी चाहता हूं, मेरा खुद का माइक म्यूट था, शायद आपको आवाज नहीं आ रही थी। मैं माताजी से चाहूंगा और आपसे रावत जी की आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे साथियों को दें। जी जी माताजी। भैया जी, मेरा नाम आनंदी रावत है। मैं शहीद राजेश रावत की माँ हूँ। उत्तराखंड देहरादून से बोल रही हूँ और उत्तराखंड में देहरादून में ही रहते हैं हम। और बेटा शहीद हुआ, क्या करें जी राज्य के लिए शहीद हुआ और उसने अपने प्राण की आहुति दे दी। सब लोग जुलूस आंदोलन चल रहा था, सब लोग गए, मेरा बेटा भी गया और दूसरे को किसी को छर्रे लगे, किसी को गोली लगी, किसी को मेरे बेटे को बड़ी बंदूक से छीन के मेरे बेटे को गोली मार दी। तो वहीं पे उसकी समाप्ति हुई। क्या करें, ना उनको सजा मिली ना कुछ मिला। ऐसे आगे तक किसी को कोई सजा नहीं मिली। जी जी माता जी, हम 26 साल होने के बावजूद भी हम आपकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, लेकिन शायद जो हमारी न्याय व्यवस्था है या फिर हमारे जो शासन प्रशासन के लोग रहे हैं या हमारी सरकारें रही हैं, वो बिल्कुल ही संवेदनहीन हो चुकी है, जिनको इन संवेदनाओं का कोई दुख नहीं है। और दुख इससे बड़ी इस बात का है कि हमारे समाज में भी हमारे समाज के जो लोग हैं उनकी भी संवेदनाएं शायद मर चुकी हैं और उनको ये दर्द, एक माँ का दर्द, एक पिता का दर्द, एक भाई का दर्द, एक परिवार का दर्द क्या होता है, शायद ये संवेदनाएं वो समझ नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए आज हमने अपनी ओर से प्रयास किया कि किस दर्द से या किस दुख से या किन परिस्थितियों में आप लोगों ने वो आंदोलन शुरू किया और किस सपने को लेकर आपने वो आंदोलन शुरू किया था और आज उसकी स्थिति क्या है। जी महेंद्र रावत जी से मैं पुनः आग्रह करता हूं, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है सर। जैसे उस समय इस प्रकार की सुविधाएं नहीं होती थी, जैसे आज आप कोटद्वार में हैं, माता जी हमारी देहरादून में है और मैं खुद इस समय नोएडा में हूं, लेकिन हम लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, एक दूसरे की बात कर पा रहे हैं। उस समय इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी किस प्रकार से उत्तराखंड के चप्पे चप्पे से लोग एकजुट हुए थे? जी ये सवाल मेरा महेंद्र रावत जी से, क्योंकि हमें एक क्षेत्रीय दल को तो आगे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लगातार संघर्ष में थे, चाहे वो 12 घंटे 24 घंटे 48 घंटे बंद या कच्चा माल लोग हो, तो उन्हीं के शीर्ष नेताओं द्वारा श्रीमती स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी द्वारा 2 अगस्त 1994 को वहां पे पौड़ी में आंदोलन आमरण अनशन, उनके नेतृत्व में 7 लोग और वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने आमरण अनशन किया और बडोनी जी शुगर भी उन पे था। तो प्रशासन ने उनको, जब लगातार आंदोलन चलता रहा, हम चंद मुट्ठी भर यूकेडी वाले वहां पे थे, जब चलते चलते ये 7 तारीख हुआ, जब प्रशासन से ऊपर से दबाव आने लगा कि तत्काल इनके इस आंदोलन को तोड़ो, इसको रोको, तो 7 अगस्त 1994 के 11:30 बजे करीब रात को पौड़ी प्रेक्षागृह जहाँ पे बना हुआ उसके बाहर में अनशन कर रहे थे, तो पुलिस प्रशासन द्वारा पहले वहां पे लाइट काटी गई, उसके बाद जबरदस्ती उनको पुलिस बल द्वारा उठाया गया। तत्कालीन वहां के जो पौड़ी के स्थानीय युवक थे, उन्होंने भरपूर कोशिश करी कि आमरण अनशनकारियों को ना उठाया जाए, ना इन पे, क्योंकि वहां के युवक
जब लाठियां चलने लगी तो अनशनकारियों के ऊपर लेट गए थे, पर पुलिस के हद में के सामने कहा आंदोलनकारी की चलती, वो अनशनकारियों को उठा के ले गए, जो वहां पे आए वो गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद रात को जब जब लाइट चली गई, युवाओं का पता नहीं चला था, युवा गांव की ओर दौड़े। कुछ युवा पहले कांडा एक वहां पौड़ी के नजदीक गांव में है, वहां गए, उन्होंने 2-2:30 बजे की आप बीती सुनाई, और पता भी नहीं चला कि उस समय ये पता नहीं चल रहा था कि अनशनकारियों के साथ क्या व्यवहार किया गया। तो जब गांव गए वहां पे भी कुछ लोगों ने साथ दिया। उसके बाद 4-4:30 बजे वहां पे चुचा गांव में गए। चुचा गांव में उन्होंने कहा कि हमारे साथ, क्योंकि कई युवाओं के सिर फुटे हुए थे, कपड़े खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे जो पुलिस की झड़प में। तो युवा जब वहां पे चिचा गांव की महिलाएं, ठीक वहां पे जब 9 बजे सारे के सारे एकजुट हुए, 2-3 गांव की महिलाएं, सबसे पहले महिलाएं बाहर निकली, और जब सीधे वो डीएम कार्यालय में पहुंची, वहां पे उन्होंने कहा कि हमारे अनशनकारी कहाँ हैं, क्या हमारे एक उस समय एक बिंजोला जी थे अनशनकारी, वो लापता भी हो गए थे। सब आंदोलनकारियों ने सोचा शायद उन्हें मार दिया गया है या कहीं अपहरण। तो उन्होंने अनशनकारियों को पूछा, तो पुलिस ने जब सही रवैया नहीं दिया तो महिलाओं को भी गुस्सा आया। उसी क्रम में कुछ लोगों द्वारा वहां पे एसपी की जीप जो जलाई, उसके बाद पुलिस ने जब महिलाओं पर लाठीचार्ज किया तो सारे के सारे युवा वो उबल पड़े। और उसके बाद जो छात्र वहां पे कर्मचारी थे, कर्मचारियों को भी अपनी माता बहनों के साथ जब लाठीचार्ज की खबर सुनी तो वो भी ऑफिस छोड़कर डीएम कार्यालय पहुंचे, और पुलिस द्वारा फिर बल हुआ। और ये बल होने के बाद तत्कालीन सभी हमारे उस समय 7 जिले हुआ करते थे, 7 जिलों में, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड क्रांति दल के लोग थे सब यहीं थे, वो अपने जिलों में, क्योंकि एक लैंडलाइन उस समय सिस्टम होता था, और लैंडलाइन द्वारा जगह जगह बता दिया गया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना है। बडूनी जी को यहाँ से लेकर मेरठ ले गए जो आंदोलनकारी हैं हमारे। और जब ये सब जगह लैंडलाइन से खबर पहुंची, जो 8 अगस्त की सुबह जो महिलाएं निकली, दिन होते होते तक सारे 7 जिलों में ये खबर पहुंच गई थी। और 9 तारीख सुबह से प्रत्येक जिले में जो जनता जो बाहर निकली, और वो ऐतिहासिक आंदोलन बन गया था वहां पे दो। और उसी से समस्त जिलों में वो ऐतिहासिक आंदोलन चलते चलते एक नई आंदोलन, नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। जी, तो साथियों, जैसे आप महेंद्र रावत जी ने हमें बताया कि किस प्रकार से उस टाइम पे लैंडलाइन के थ्रू कम्युनिकेशन एक तरीके का हमारा माध्यम होता था, और उसके बावजूद भी इस जन आंदोलन ने इस तरीके का रूप लिया क्योंकि हम लोगों को अपने पहाड़ से प्रेम था, और हम लोगों की कहीं ना कहीं ये व्यथा थी कि अगर हमारा पहाड़ी राज्य बन जाता है तो हम लोगों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। जी, माता जी और या भैया जी, आप दोनों में से कोई भी मेरा सवाल आपसे होगा। आप लोगों के हिसाब से, मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि उस समय का जो उत्तराखंड आंदोलन था वो किस उद्देश्य से हुआ था आपके विचार में, जब उस टाइम पे आंदोलन किया गया? जी 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 जी, उत्तराखंड आंदोलन जो था, जो हमारे उत्तराखंड वासी, जो आज उत्तराखंड अलग बन गया है, उत्तराखंड वासी हमारे, इनका सबका ये, ताकि हमारा राज्य उत्तराखंड पृथक राज्य अलग बने, ताकि हमारे राज्य का क्या है विकास हो, रोजगार हो, पहाड़ों में जो है स्वास्थ्य का और रोजगार का, शिक्षा का विकास हो। इसलिए क्या है, सभी ने इस उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए आंदोलन किया था। पहाड़ों से विकास हो, पहाड़ों से लोग बसों से घर के आते थे देहरादून, तो सभी लोगों ने आंदोलन करा, अच्छा राज्य बने हमारा, सबको नौकरी मिले, कहीं शिक्षा बने, हमारे पहाड़ों में शिक्षक और हॉस्पिटल खुले और सड़कें बने, पानी मिले, बिजली मिले, हर चीज की सुविधा हो,
इसलिए सबने आंदोलन चलाया, आंदोलन करा। अब जी हमको ये सपना था कि हमारे बच्चों ने आहुति दे रखी है अपने प्राणों की, तो इनका नाम, इनकी आहुति बेकार न जाए, हमारा अच्छा राज्य बने और सब चीजों की सुविधा हो। इसलिए भैया हम लोगों ने भी, मैंने तो खुद लड़ाई लड़ी, अब गया, मैंने कहा मेरे लड़के ने अपने प्राण दिए तो मैं भी दे सकती हूँ अपने उत्तराखंड के लिए। और क्या जी। अब मैं अपने साथियों के, जो भी साथी इस समय हमें लाइव देख रहे हैं, आप ये देखिए, क्या हम लोगों की डिमांड गलत थी? ये हम बार बार कह रहे हैं कि जो उत्तराखंड आंदोलन हुआ वो एक सपने को लेके हुआ था। कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरा सर्वांगीण विकास हो, हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का हो। जब इस हमारे क्षेत्र को इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा था, हमको एक तरीके से हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, सौतेला रवैया अपनाया जाता था, तब जाके हम लोगों ने एक प्रयास किया कि हम लोगों को एक पृथक राज्य मिले और हम लोग अपने राज्य को खुद सजा और संवार सके। तो क्या हम लोग यहाँ पे गलत थे? महेंद्र रावत जी, आपसे नेक्स्ट सवाल मेरा है, आज की पीढ़ी को उत्तराखंड बनाने के लिए हमारे लोगों पे कितना जुल्म हुआ? जो आज हमारा उत्तराखंड बना, या हम उत्तराखंडी अपने आप को कहलाते हैं आज की डेट में, हमारे जो पुराने लोग थे, जो आंदोलनकारी थे, उन लोगों ने कितना जुल्म सहा? हमारे सामने बिल्कुल आप भी हैं और माता जी भी हैं जिन्होंने ये दर्द सहा हुआ है। तो ये हमारे आज की पीढ़ी को इस चीज की जानकारी नहीं है, ये किसकी कमी की वजह से? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? 1994 में तो 8 साल से बच्चे से लेके 80 साल का बूढ़ा तक इस आंदोलन में कूद चुका था। और ये आग पर्वतीय जिले से होकर जो हमारे प्रवासी थे, उत्तराखंड के निवासी थे, विभिन्न शहरों में थे, वो भी इसमें आंदोलित हो चुके थे। पर कमियां क्या होगी कि राज्य बना, राज्य ऐसे लोगों के हाथ में चले गया जिन्होंने उत्तर प्रदेश में राज कर लिया। साथ में कुछ कमियां हमारी भी थी, क्योंकि जिन्होंने वो आंदोलन किया था, मैं उत्तराखंड क्रांति दल की ही बात ले लेता हूं, उन्होंने जो आंदोलन किया था, पहाड़ के जो संवारने का सपना था, उन्होंने केवल इसको आंदोलन की दृष्टि से देखा, उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा। अगर उस समय वो नेता लोग उसी समय ये सोच लेते कि हमने इस राज्य को किस तरीके से सजा संवार कर किस तरीके से चलाना है, तो आज राज्य की दिशा कुछ और ही होती। और ये कमियां यहीं पे आती रही कि क्योंकि राज्य बनने के बाद ठीक है, शहीदों जो हमारे शहीद हुए, हमारे कई घायल हुए, कई जेल गए, उनको जो इन्होंने राजनीतिक लाभ देने शुरू करे, और जब राजनीतिक लाभ देने लगे तो आंदोलनकारी अपने लाभ के ही उस पे जो थे वो लग गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि आगे आने वाले हमारी जो जनरेशन है उनको भी हम इसमें पढ़ाए, वो केवल अपने लाभ तक सीमित हो गए। और साथ में आंदोलनकारी भी भाजपा, कांग्रेस, ये राजनीतिक तौर से बढ़ गए। जो असली पिक्चर थे, असली जो आंदोलनकारियों ने जो संघर्ष किया था, कुर्बानी दी थी, जो लड़ाई लड़ी थी, वो अपने आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पाए। कुछ हमारी शिक्षा व्यवस्था भी रही, क्योंकि 90 दशक के बाद हमारे जो राजकीय कॉलेज थे, राजकीय इंटर कॉलेज थे, राजकीय महाविद्यालय थे, और हमारे जो इंग्लिश मीडियम के जो परंपरा आगे को बढ़ी, तो जो नए बच्चे थे जो आईसीएसई बोर्ड में थे और वो केवल इंग्लिश जो उनको शिक्षा मिली, वो इसी तरीके से, मैं तो ये जानता हूँ कि कई लोगों को, हमारे बच्चों को अपनी भाषा, मातृभाषा बोलनी भी नहीं आती। और जो हमारी जो यहाँ पे उत्तराखंड सरकार को, तत्कालीन सरकार को चाहिए था कि उत्तराखंड के इतिहास को, जिन्होंने कुर्बानियां दी, लड़ाई लड़ी, उसको पाठ्यक्रमों में रखते। सब सरकारों ने 20 साल से हामी भरी, हाँ हम रखेंगे। आज दुर्भाग्य हमारा, जो उत्तराखंड के गांधी कहलाते थे इंद्रमणि बडोनी, उनके न पुण्यतिथि का मालूम, न जन्म, इसमें न इनका जन्म तिथि का आज की पता नहीं।
इसलिए नहीं है कि वो हमारे पाठ्यक्रमों में अभी तक आया ही नहीं। और न वर्तमान की, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय दल है, न वो उनकी सोच, उनके आका दिल्ली में बैठे रहते हैं, वो जो चलेंगे वो दिल्ली के माध्यम से चलेंगे, उनकी तो अपनी कोई सोच ही नहीं। तो इन चीजों को वो कैसे पाठ्यक्रम में रखते। और यही बड़ी कमी रही कि हम आने वाली पीढ़ी को हम नहीं समझा पाए कि किन लोगों ने शहादत दी, किन लोगों ने लाठी गोली खाई या घायल हुए। ये आज की वर्तमान की स्थिति है। सर, ये तो आप कहीं ना कहीं जो जो सवाल का निचोड़ है कि हमारे लोगों तक, हमारी युवा पीढ़ी तक अगर ये बलिदान, ये त्याग नहीं जानकारी है, तो उसमें कहीं ना कहीं उस समय के आंदोलनकारियों की भी कमियां रही हैं, जो अपने पर्सनल फायदे के लिए इधर उधर बांटे गए। और राजनीति और जो आज की डेट में हमारे हमारे शासक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कमियां तो है ही हैं। और साथ में उन लोगों की भी है कि जिन्होंने आंदोलन तो किया, लेकिन आगे उसको अपने अपने राज्य को जिस जिस उद्देश्य से हमने राज्य बनाया था, वो आज भी कहीं नजर नहीं आता है। तो वो कमियां भी हम लोगों की रही हैं। तो इसमें लगभग हर तरीके से हम लोग हर फ्रंट पे एक तरीके से हम पीछे रहे हैं, ये समझ आया है सर। और हमारे साथ ही आज देखिए कि हम लोग यहाँ पे किस विषय में बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ कितने लोग आते हैं, समझते हैं, इन चीजों को समझते हैं। और अगर हम यहीं पे आज की डेट में अगर हम नाच गाने का या फिर कोई ऐसा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम करते हैं, तो आप देखिए कि किस तरीके से लोगों का आपको सहयोग मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिकता है, इसको भी हमें, हमारी मानसिकता को भी दर्शाता है कि जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम लड़ाई की बात करते हैं, जब हम सहयोग की बात करते हैं, तो वहां पे हम आगे नहीं आते हैं। जी माता जी, मेरा सवाल आपसे होगा कि जब उस समय आंदोलन हुआ था 3 अक्टूबर को, तो उस समय जो आपके सुपुत्र थे वो मात्र 19 वर्ष के थे। ये मैं अपने साथियों को भी बताना चाहता हूं कि मात्र 19 वर्ष में, जहां के आज के लड़कों की अगर हम बात करें, 19 वर्ष का युवा क्या कर रहा है, और उस टाइम का युवा 19 साल का वो युवा आंदोलन में कूद गया था। उन्होंने उस समय 19 वर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी, और आज का युवा हमारा 19 वर्ष में शायद आज का जो मैच चल रहा होगा आईपीएल, उसमें बिजी होगा। ये फर्क है। अगर मेरा उत्तराखंड राज्य इस स्तर पे होता कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरा विकास इस तरीके से हो चुका होता, तो शायद मैं आज एंटरटेनमेंट भी करूं तो कोई बात नहीं। लेकिन आज मेरी प्रायोरिटी क्या बनती है? आज मेरी प्रायोरिटी बनती है कि जो उस समय आंदोलनकारियों को आज भी 26 वर्षों में अगर न्याय नहीं मिला, तो ये कहीं ना कहीं उस युवा की भी कमी है जो आज का युवा है। तो माता जी, 19 वर्ष में, जहां आज के 19 वर्ष के युवा की हम बात करें, तो घर वाले ही उनको रोकते हैं, घर वाले ही उनको बाहर जाने के लिए, आंदोलन में जाने के लिए रोकते हैं। आपके परिवार के अंदर, आप लोगों के अंदर ये जुनून कैसे आया? भैया, सब आंदोलनकारी, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, सब लोग गए। हमारे बच्चे भी गए। हमको तो पता भी नहीं था क्या होना है, क्या नहीं होना है, कुछ पता नहीं था। मैं तो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रखी थी, और सब लोग मुजफ्फरनगर कांड हो रखी था। मेरे को बाद में चला आंदोलनकारी 3 अक्टूबर को इधर उधर आंदोलन चलाने गए। उसके घर में सूर्यकांत धर्माणी के घर के तरफ गए। वहां आंदोलन, उन्होंने बोला कि तुम अपने उत्तराखंड, अपने भाई बंद होकर के मुलायम सिंह यादव के उसमें क्यों हो, ऐसे बच्चों ने ऐसे बोला है। तब सब लोग गए तो वो भी चले गए। उसने गोली चलाई, किसी को छर्रे लगे, किसी को कुछ ऐसे गोली लगी, और मेरे राजेश साहब को बंदूक पुलिस वालों के पास थी, और उसने वो बंदूक छीनी और मेरे लड़के को बंदूक से मार दिया। वो दूसरे लड़कों को संभाल रहा था कि उसको लग गई, वो तो इधर उधर हो गए, वो उसको संभाल रहा था। मेरे बच्चे तो दयालु थे बहुत,
उसको संभाल रहा था, तो उसने वहां छत से उसको ये जो मार दिया बड़ी बंदूक से। ये सुनने में आया मेरा कि ऐसे ऐसे करा ना, अगर उसके लिए कोई सजा नहीं हुई, एक दिन की भी सजा नहीं हुई उसके लिए। जी, मैं अपने साथियों को ये पुनः बताना चाहता हूं, जो माताजी ने कहा सूर्यकांत धस्माना उस समय सपा सरकार के मंत्री थे और जो आज कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। हाँ जी। तो ये राजनीति इतनी गंदी है कि किसी को किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उसकी विचारधाराओं से कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल मेरा फायदा कहां होता है उस फायदे के लिए इधर से उधर कूद रहे होते हैं। हाँ जी। उस समय सपा सरकार के जो नेता थे सूर्यकांत धस्माना, उन्होंने पुलिस की बंदूक छीनी और उस बंदूक से फायर किया, जिसमें हमारे आंदोलनकारी राजेश रावत जी शहीद हुए थे। तो साथियों, इस तरीके की घटना एक खुलेआम आंदोलनकारियों पे इस तरीके से गोलियां चलाना, वो भी पुलिस के हाथों से बंदूक छीन के, और आज हम कहां हैं, आज आप सोच भी नहीं सकते उस बात को। लेकिन हम बिजी हैं अपने एंटरटेनमेंट में। जी माफी चाहता हूं, एक्चुअली जो पीड़ा है, जो दर्द है, उससे हमें आज भी हमें बहुत गुस्सा आता है। लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था क्या है, हम संवैधानिक तरीके से हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। पहले अपने लोगों को जगाएंगे, पहले हमारे जो सोए लोग हैं उनको जगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे हैं उनको हम नहीं जगा सकते। हमारा प्रयास केवल उन लोगों तक है जो सो रखे हैं, और उनको यह जानकारी देना जिनको ये पता नहीं है कि यूं ही नहीं मैं उत्तराखंडी कहलाता हूं। इस उत्तराखंडी कहलाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। महेंद्र रावत जी, आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल है सर, 26 वर्षों में हम लोगों को, हमारे आंदोलनकारियों को न्याय नहीं मिला, तो ये क्या कारण है कि 26 वर्षों में भी हमारे आंदोलनकारियों को न्याय नहीं मिला? जब ये खटीमा कांड, मंसूरी कांड, मुजफ्फरनगर विभिन्न कांड हुआ, तो मुजफ्फरनगर कांड में ही जब जनता जागी तो 600 के करीब इसमें पुलिस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है दर्ज हुए। जब उसमें दर्ज होते होते 1996 में जब इस पर सीबीआई जांच बैठी गई, तो हमारे 12 मुकदमे इसमें जो सीबीआई द्वारा इसमें जांच की गई कि इसमें दोषी है, और वो 12 मुकदमे उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीबीआई अदालतों में चल रही हैं, और उस समय चले। आज भी पता नहीं चल रहा हमें कि कितने मुकदमे यहाँ पे खारिज हो चुके हैं, कितने चल रहे हैं। और हम तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा था कि 2015 से पहले आंदोलनकारी कोर्ट में नहीं जा सकते थे, क्योंकि हम रावड़ी शब्द, जो हमें गुंडा शब्द कहा गया। उसके बाद हमने कुछ थोड़ा बहुत प्रयास किया, छानबीन करी, तो हम सभी सरकारों से, आने वाली सरकारों से कहा कि आप हमारे जो मुजफ्फरनगर कांड है या जो अन्य है, इन ज्ञापन देते रहे। आंदोलनकारी विभिन्न संगठन है, जैसे हमारे देहरादून का आंदोलनकारी मंच है, उत्तराखंड अधिवक्ता संघ है, ये जो आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ है, हमारा उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानी मोर्चा है। हम लोगों ने बार बार विभिन्न सरकारों को ज्ञापन देते रहे कि कम से कम हमारे जो उत्तराखंड के, जो हमारे राज्य बनने के बाद जो हमारे मुकदमे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, उनका ट्रांसफर उत्तराखंड में किया जाए, जिससे उत्तराखंड वासियों को पता चले कि दोषी क्यों बच रहे हैं, कौन से मुकदमे खारिज हो गए। किसी उत्तराखंडी को अभी ये पता नहीं कि कितने मुकदमे खारिज हो गए, कितने चल रहे हैं, क्योंकि सरकारों ने कभी इसको ध्यान ही नहीं दिया। सरकारों का, क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण का था कि तत्कालीन जिलाधिकारी अनंत कुमार सिंह एक ऐश लॉबी बड़ी पीछे पड़ी हुई थी, जो नहीं चाहती थी कि ये मुकदमे उत्तराखंड जाए और उत्तराखंड की जनता इस पर सवाल जवाब करे। एक बहुत कारण ये भी रहा, क्योंकि आपको पता है कि ये विभिन्न कांड की, हमारे 6 महिलाओं के साथ क्या विभिन्न कांड हुआ, हमारे 7 वहां पे हत्याएं हुई, 17 छेड़ाखानी के मुकदमे वो आज भी न्यायालय में हैं और अभी भी चल रहे हैं।
पर सरकारों ने, आंदोलनकारी इसमें अपनी पहल तो कर रहे हैं, उसका जिससे बाद में आएगा, पर किसी भी सरकार ने, पिछली सरकार के पास भी गए थे हम कि आप अपना एडवोकेट जनरल के निर्देशन में एक कमेटी बना दीजिए, उसमें जो हमारे उत्तराखंड अस्थायी महाधिवक्ता होते हैं CSC, उनको कमेटी का सदस्य, और साथ में पैरवी के लिए जो आंदोलनकारी चिन्हित हमारे एडवोकेट, कई लोगों ने कहा हम तैयार हैं, वो उनकी एक कमेटी बनाकर जो शिकायत सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट से सारे जितने भी हैं, क्योंकि यहाँ जो उसके पीड़ित हैं, विक्टिम है, वो उत्तराखंड के लोग हैं, तो हमने कहा कि उनको कम से कम उत्तराखंड में लाया जाए, उस पर कम से कम एक न्याय मिले, और उस न्याय प्रथा को उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के आंदोलनकारी भी देख सकें। पर किसी सरकार ने पहल नहीं करी। वर्तमान सरकार को भी हमने 3 बार ज्ञापन दिया कि इस तरीके से कर दीजिए, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो सर, कहने का मतलब ये है कि उत्तराखंड सरकार ने भी इस पे कभी इस तरीके की पहल नहीं करी है। नहीं, इसमें कोई पहल नहीं करी। मुजफ्फरनगर कांड में एक अधिवक्ता तो रखा, पर वो अब मैंने पहले ही कह दिया था, जहां IS लॉबी पीछे खड़ी हो, ये अधिवक्ता क्या करता। मैं अगर वो जगह में एक कमेटी बना देते जो उत्तराखंड, ये एडवोकेट जनरल के नेतृत्व में, और एक अस्थायी महाधिवक्ता जो उत्तराखंड सरकार का होता, कमेटी बना दे, तो हमें शायद अभी तक कुछ न कुछ न्याय या कुछ न कुछ फैसला तो आ ही जाता। तो सर, कहने का मतलब यह है कि शासन प्रशासन या बड़े लोग या नेता लोग या फिर जो बाहुबली है, वो किसी भी प्रकार का अत्याचार करे, हमारी न्याय व्यवस्था या हमारा सिस्टम इस तरीके का लूला लंगड़ा है कि जो वो व्यवस्था या न्याय जस्टिस नहीं दे पाता। अगर IS लॉबी है तो क्या, कौन है IS ऑफिसर उसमें, कौन है? मतलब कि कोई भी इस तरीके का अगर पद पे है तो वो जुल्म कर लेगा और बच सकता है। मतलब हमारा सिस्टम इतना गंदा है कि कोई भी नेता या IS ऑफिसर या कोई भी बाहुबली व्यक्ति है तो वो किसी भी प्रकार का जुल्म किसी पे भी कर ले, छूट है उसको। हमारी न्याय व्यवस्था में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, या हमारे संविधान में कोई अधिकार नहीं है हम लोगों के लिए। मैं माताजी आपसे पुनः, आप उस समय जिस तरीके की घटनाएं हुई थी, जब आंदोलन हुआ था, जैसे आपने बताया कि 3 तारीख के बाद जब आपको लगा कि हमारा एक चिराग इस आंदोलन में शहीद हुआ है, तो उसके बावजूद आपने आंदोलन के लिए क्या क्या कार्य किए थे? उस आंदोलन में जुड़े थे आप उसके बावजूद? जी, मैंने बोला मेरे लड़के ने अपने प्राण दे रखे हैं इस धरती के लिए, इस उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड तो बाद में बना, पर भारत वर्ष था पहले, तो उत्तराखंड लड़ाई लड़के तब मिल रखा है। इसलिए मेरे बच्चे, जब मेरा बच्चा गया इतना जवान, मेरे को जाके क्या हो गया, मैं जाऊंगी और लड़ूंगी इसके लिए, अपने उत्तराखंड के लिए लड़ेंगे। हम तब लड़ेंगे जब इतने में किसी की माँ बहन की इज्जत गई, किसी के बेटा गया, किसी का पति गया, किसी की पत्नी गई, किसी की बहन गई। इतना दुख हुआ हमको उस टाइम, लेकिन तो मैंने कहा मैं भी चले जाऊंगी इस उत्तराखंड के लिए, पर मैं जाऊंगी जरूर। और जहां जहां संघर्ष हुआ वहां गई मैं भी। मैंने भी अपने प्राणों के बलिदान देने के लिए तैयार थी इस उत्तराखंड के लिए। इतना दुख हुआ हमको, क्या क्या नहीं हुआ इस उत्तराखंड में, और हुआ क्या आखिर क्या मिला। उत्तराखंड बना तो अच्छा बनता और अपराधियों को सजा मिलती, तो उनकी आत्मा की शांति तो मिलती, उनकी आत्मा को कि हाँ ये हमारा बलिदान खत्म नहीं गया, जिन्होंने हमें मारा उनको भी मिलने चाहिए। जी माता जी, मैं और हमारी टीम आपको और उस समय के आंदोलनकारियों को और उन वीरांगनाओं को, उन माताओं को नमन करती है आज भी, जिन्होंने अपने घर के दिए इस आंदोलन के लिए आहुति दे दी एक तरीके से, और उसके बावजूद भी आप आगे उस आंदोलन को जारी रखने के लिए आगे बढ़ते गए। आपको नमन है। और शर्म आती है मुझे ऐसी सरकारों पे, ऐसी न्याय व्यवस्था पे और ऐसे सोए हुए लोगों पे जो कि केवल आज हम
बैठ के केवल ये, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हमने लोगों से एक रिक्वेस्ट करी, हम किसी पे फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आप चाहते हो कि हमारे उत्तराखंडी आंदोलनकारियों को न्याय मिले? सबके जवाब आते हैं हाँ, लेकिन अगर सहयोग की बात करें, हमने कहा तो क्या आप एक प्रयास कर सकते हैं कि अपना जो फोटो है, फोटो पे आप एक अपना रोष प्रकट कर दीजिए। कुछ नहीं करना, आपको रोष प्रकट करना है, क्या आप कर सकते हैं? तो उसको करने के लिए शायद ही कुछ लोग आगे आए। ये जब जिम्मेदारी की बात आती है तो हमारा समाज पीछे क्यों हो जाता है? जिम्मेदारी केवल दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाना जानता है। ये बड़ी शर्म की बात है। लेकिन साथियों, हम पुनः कह रहे हैं, या तो मैं फरियाद करूं या जरूरत है एक जंग की। सोचते हैं हम कैसे बदले तस्वीर उत्तराखंड की, तो ये तस्वीर बदलने के लिए सहयोग करना जरूरी है। केवल एक व्यक्ति के बाद आप ये देखिए कि 42 शहादतें उस समय की हुई हैं, कई गैंगरेप हुए हैं। अगर केवल उनके बस का होता, ये काउंटिंग का नंबर होता, तो आज हमारा उत्तराखंड भी बच चुका होता और इतने लोगों को न्याय जरूर मिल चुका होता। लेकिन ये न्याय केवल 42 लोगों का नहीं है, और ये प्रश्न केवल कुछ लोगों, कुछ परिवारों का नहीं है, और ये कुछ राजनीतिक पार्टियों का भी नहीं है, और कुछ सामाजिक संस्थाओं का भी नहीं है। ये प्रश्न है हमारे पूरे उत्तराखंड समाज के लिए, और ये प्रश्न है हमारी उस न्याय व्यवस्था के लिए, और ये प्रश्न है उस संविधान के लिए जिस संविधान में हमें बराबर का हक मिलता है। तो ये बार बार हम कहते हैं, अगर हमारे संविधान में सबको बराबर का न्याय मिलता है, तो क्या वो न्याय हमारे उत्तराखंडियों के लिए नहीं है? और यदि हमारे उत्तराखंडियों के लिए वो न्याय है, तो हमारे 26 साल होने के बावजूद भी हमारे आंदोलनकारी या फिर उनकी हत्या करने वालों को सजा क्यों नहीं? ये प्रश्न है, और मुझे उम्मीद है ये प्रश्न आप लोगों के भी होंगे। लेकिन ये प्रश्न अपने मन में नहीं, इस रोष को निकालें, बाहर निकालें। आपके पास एक सोशल मीडियम, जहां पे आज हम बैठे हैं, इतने लोगों को अपनी आवाज सुना रहे हैं, अपनी बात सुना रहे हैं, ये माध्यम है उन सरकारों तक के लिए जो सो रखी हैं। जी रावत जी, महेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा नेक्स्ट सवाल मेरा आपसे है, क्या आपको लगता है कि लोकहित जनहित के बजाय हर कोई, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, ज्यादातर लोग स्वार्थी हो जाते हैं? हाँ, कुछ मामलों में तो हैं, क्योंकि राजनीतिक लोगों का तो सीधा है कि किस तरीके से सत्ता में आना है। आपने उत्तराखंड का तो देख ही लिया होगा कि हर 5 साल के भीतर कोई भी राष्ट्र जिन्होंने सत्ता में रहे, मुख्यमंत्री बदलने पे लगे रहे, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे। क्या वो उत्तराखंड की ओर ध्यान देते? क्या शहीदों की ओर ध्यान देते? सामाजिक भी इनकी कुछ दृष्टि के प्रभाव में आ गया। ऐसा नहीं है कि सभी इस दृष्टि के प्रभाव में हैं। हमारे कुछ आंदोलनकारी संगठन जो इस चीज को समझ रहे थे, जान रहे थे कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, इस मामले में मैंने जैसे पहले भी बताया था कि 2015 में जब सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, तो 2015 में खुद आंदोलनकारी संगठनों ने अपने दम पे मुहिम उठाया कि हम इस केस पे, कुछ मुजफ्फरनगर केस पे कार्रवाई करेंगे। और उस केस पे कार्रवाई करने के लिए जब हमें आज 7 साल लग गए इस मुजफ्फरनगर कांड के पीछे, पहले हमें कुछ दस्तावेज ही नहीं मिले, बड़ी मुश्किल से दस्तावेज मिले। तो एक केस, जो 12 केस मुकदमे चल रहे थे, एक केस जो देहरादून से ट्रांसफर हुआ था जिला जज से मुजफ्फरनगर सीबीआई कोर्ट, हमने कहा ये कैसे ट्रांसफर, कहीं नहीं मांगा गया। हमारे एडवोकेट यहाँ पे रमन शाह हैं जो आंदोलनकारी भी है, उन्होंने नैनीताल हाई कोर्ट के माध्यम से मांगा कि जो 42/96 केस फाइल नंबर है, जो इनमें से 12 केसों में से एक केस, कि ये ट्रांसफर कब हुआ, कैसे हुआ। तब जब हाई कोर्ट ने आदेश किया, तब डिस्ट्रिक्ट जज देहरादून ने बताया कि ये 2005 में इन लीग बिना, क्योंकि अन्य केस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से
उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर हुए देहरादून से, ये इलीगली ट्रांसफर हुआ था। इस केस के पीछे जब हम लगे, हमने नैनीताल हाई कोर्ट में भी इस पे किया, तो खुद दिल्ली से सीबीआई, क्योंकि हमारे एडवोकेट रमन शाह जी का आवास कोटद्वार में ही है, वो छुट्टी पे यहाँ आए हुए थे, तो सीबीआई सीधे यहाँ पहुंची। उन्होंने यहाँ पे पूछा, जब पूछा, देखा, उन्होंने सारे दस्तावेज देखे, क्योंकि साथ में जब सुबह 8 बजे आए तो मुझे भी उन्होंने बुला दिया था, क्योंकि मैं इसमें लगातार हर तरीके से जो आर्थिक मदद होती या उसमें साथ लगा हुआ था। और जब 8 बजे पहुंचे, उन्होंने तुरंत फोन किया। जब सीबीआई ने दस्तावेज देखे कि ये कहाँ से कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि केस तो सब आपके उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, तो सीबीआई ने कहा ये तो, जब हमने बताया कि सुभाष गिरी, जिसका तत्कालीन जो वहां पे कांस्टेबल था मुजफ्फरनगर में पुलिस का, उसके बयान थे कि तत्कालीन सीओ द्वारा मेरे हाथों से कार्बाइन छीन के उत्तराखंडियों पे चलाई गई, 1996 में चलती ट्रेन में उसकी हत्या हो गई। वो फाइल चुपचाप बंद हो गई। किसके कहने पे हुई, किसका दबाव था? जब सीबीआई के जो यहाँ पे आए थे, उनको जब ये बताया तो वो कह रहे थे हमें पता ही नहीं किसमें। तो हमने, तब हमारे एडवोकेट ने कहा कि आप, क्योंकि तत्कालीन शायद दबाव में शायद सीबीआई द्वारा भी कुछ गलत किया हो, तो हमारे एडवोकेट ने कह दिया था हम, आपने जो भी करना आप सीधे नैनीताल हाई कोर्ट में मिलिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बचे तो पीछे जिन्होंने गलती करी वो नहीं बचेंगे, और आप अगर बचने की कोशिश करोगे तो आप भी इसमें फंसोगे। हम हाई कोर्ट में ले गए तो हाई कोर्ट के बेंच ने हमें सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा। हमने सुप्रीम कोर्ट में ये 2018 में वहां लगाए सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे हमने अपने एडवोकेट किए हमारे रमन शाह जी द्वारा के प्रयासों से, जो जहां बड़ी बड़ी फीसें ली जा सकती थी, उस बेंच ने हमसे थोड़ा बहुत तो हमें देना ही था, पर थोड़ा बहुत कम राशि ली। और उस राशि लेने के बाद जब वो केस चलते चलते, जब सुप्रीम कोर्ट के दो बेंच डिस्ट्रिक्ट दो जजों के बेंच द्वारा फिर उन्होंने कहा ये केस देखा पूरा, तो उन्होंने वापस, क्योंकि कुछ कई खामियां उसमें पाई गई, उन्होंने 20 जुलाई को अभी 2020 को फैसला दिया कि आप हम यहाँ पे इस केस को कैंसिल करते हैं, आप इस पर हाई कोर्ट में इसे दायर कर सकते हैं। और अभी भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अब हम इस यहाँ पे हाई कोर्ट में उसको फिर किस तरीके से पुट अप करें और किस तरीके से यहाँ पे हम हमारे लोगों को न्याय मिल सके। अब मुझे तो पूर्ण विश्वास है, अगर कि यहाँ की हमारे आंदोलनकारी साथी, यहाँ के नेताओं ने या यहाँ हमें सहयोग दिया, तो इस केस के पीछे, क्योंकि इसमें 2005 में अगर ये ट्रांसफर हुआ, क्या उसमें एडवोकेट जनरल उत्तराखंड सरकार नहीं थे? क्या उस समय सीएससी नहीं थी? तो किसकी मिली भगत से ट्रांसफर हुआ? ये खुल, अगर सबका सहयोग रहा तो ये जरूर खुलेगा। और ये केस ऐसा है कि इस केस के पीछे जितने हमारे 11 मुकदमे विभिन्न चल रहे हैं, वो इस केस के पीछे दौड़े दौड़े अपने आप आएंगे, क्योंकि इसमें मुख्य जो अभियुक्त है वो इसमें फंस रहा बुरी तरीके से। जी जी, रावत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं माता जी आपसे जानना चाहूंगा, या भैया जी आप बता सकते हैं कि जब 3 अक्टूबर को ये खबर आपको मिली और उसके बाद राज्य आंदोलन भी चल रहा था, तो आपने व्यक्तिगत तौर पे जो सामाजिक संस्थाएं या जैसे महेंद्र रावत जी बता रहे हैं कि इस तरीके से केसेस चल रहे थे, आपने व्यक्तिगत तौर पे जस्टिस लेने के लिए क्या क्या प्रयास किया और कहां तक आप पहुंचे? जस्टिस के लिए तो पहले तो यहाँ इन्होंने जो थाने में रिपोर्ट हुई थी, तो थाने में तो पहले सूर्या को दसमाना था, क्योंकि सरकार इनकी थी, इसने अपना पूरा प्रेशर बना रखा था वहाँ। मतलब यहाँ तक कि उसने ये कोशिश करी थी कि क्या पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट थी उसको भी बदलने की कोशिश करी थी उसने, लेकिन वो कर नहीं पाया था उसको, क्योंकि जो वहाँ पे पोस्टमार्टम डॉक्टर था उसने उसको मतलब इजाजत नहीं दी उसको चेंज करने की, तो वो पोस्टमार्टम तो नहीं बदल पाया था। और उसके बाद उसने यहाँ शासन में भी मतलब क्या है कि अपना पूरा प्रेशर बना रखा था कि भाई ये इसको क्या किसी तरीके से दबाने की कोशिश की थी। और उसके लिए हमने जो है कि जब यहाँ पे टाइम हो गया था, तो एलपी नैथानी जी जो श्रीनगर में
उन्होंने उस समय एक सभा करी थी। तो वो भी हाई कोर्ट के जज थे। तो उनके पास जाकर के हमने जब, क्योंकि हमारे जो उत्तराखंड के जो भी केस थे, एलपी नथानी जी जो वहाँ के इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस समय वो थे, तो उन्होंने सारे इन केसों को फाइल किया था। तो उनके पास जाकर के हमने फिर ये अपना केस भी उनके पास ले गए थे, तब उनके द्वारा जो है हमारा ये केस रजिस्टर्ड किया गया था वहां पे। तब जाकर के उसको क्या वो लिया था केस रजिस्टर्ड हुआ, आगे कानूनी कार्यवाही स्टार्ट। जी, तो जो फिर उसके बाद आज की डेट में केस का स्टेटस क्या है? आपने जो व्यक्तिगत किया था जी, क्योंकि 2017 की न्यूज हमने देखी थी, इसमें 2017 को सीबीआई कोर्ट ने सूर्यकांत धस्माना को फिर से हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन आपके केस में आगे क्या हुआ? आज का स्टेटस क्या है केस का? आगे तो हमको अभी कुछ पता ही नहीं है। जब सीबीआई का केस यहाँ से, जब इन्होंने यहाँ से उसका जजमेंट दिया था, उसके बाद तो सुप्रीम मतलब ये सीबीआई वालों ने बोला था कि हम 30 दिन के अंदर इसको क्या हाई कोर्ट में फाइल करेंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने भी पता नहीं सीबीआई वालों ने क्या किया क्या नहीं किया। हमारे को तो ना तो उनका कोई खबर दी, ना हमारे से उनसे कोई बातचीत हुई, ना हमारे को कोई उन्होंने क्या है खबर दी आगे क्या करना है कैसा करना है, ना हमारे से उनसे कुछ संपर्क हुआ। मतलब सीबीआई वालों ने भी जो है कि उन्होंने भी क्या है बहुत ढिलाई करी, और उसी के मतलब जो भी पक्ष में गया, क्योंकि सरकार भी उन्हीं की थी उस समय, कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री जो थे ये विजय बोगड़ा थे, और वो भी कांग्रेस में आ गया था। तो सारा मिला जुला खेल खेला इन्होंने, तो जजमेंट मिलना कहाँ से था। और हम लोगों ने तो ऐसा सोचा कि ये हमारे आंदोलनकारी ये बड़े बड़े नेता लोग हैं, ये लड़ेंगे यार, ये हमको भी बताएंगे। हमको तो इन चीजों को ज्ञान ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हम तो कभी ऐसी चीजों में रहे नहीं थे, तो बाद में हुआ भैया जी, ये तो बाद में हमको पता चला। पर उस टाइम सबने बोला कि हम आगे, हम है। आखिरकार ये लड़ाई कुछ भी नहीं हुआ, हमको हरा दिया, उसको जिता दिया, तो क्या हुआ? कुछ भी ना। तो केस का स्टेटस मतलब केस के स्टेटस में जो हमने केस दायर किया था वो केस हम हार चुके हैं। हाँ, यहाँ जो निचली अदालत में थे वहां से तो मतलब ये है कि उसको बरी कर दिया गया है, लेकिन उसको बरी करने के साथ साथ जो है जो इसके साइडों थे, 4 साइडों को इनको सजा हुई थी 7 साल की, लेकिन उनको भी क्या है जमानत पे बाहर कर दिया था। उसके बाद ये सीबीआई वालों ने वहाँ मेरे ख्याल से हाई कोर्ट में अपील करी थी इन्होंने। उसके बाद जो ये 4 जवान जो अरेस्ट हुए थे, जिनको 7 साल की सजा हुई थी, पुलिस वाले, तो उनको सजा हुई थी। उसके लिए क्या है कि फिर ये सुप्रीम हाई कोर्ट में जो है सीबीआई वाले भी गए थे, वो भी गए थे। फिर उसके बाद क्या रिजल्ट निकला उसका तो कुछ हमें पता ही नहीं है, ना हमारे को कोई सर उसका जो हमें जानकारी है, सीबीआई ने उस टाइम पे जितने भी करीब 400-500 गवाह लिए थे सीबीआई ने, और इस पे 28 मर्डर के ऊपर उन्होंने डाला था। 28 मर्डर, 7 गैंग रेप और कुछ घटनाएं थी इसमें, 7 हत्याएं, 28 कुछ इस तरीके का था। मतलब 28-7 का कुछ कॉम्बिनेशन है जो मुझे अभी ढंग से याद नहीं है, लेकिन सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी करी थी, और जब केस फाइल करके आगे यूपी गवर्नमेंट के पास गई थी आगे उसको प्रोसीड करने के लिए, तो उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी उन्होंने उस पे ये कह के दे दिया कि इसमें कोई दोषी नहीं है, तो आप आगे कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी जो हमारा तंत्र है, सिस्टम है, कहीं ना कहीं सरकार के साथ आ जाता है, ये सरकार के दबाव में आ जाता है। और जहां भी है, जो भी ये राजनीतिक चीजें हैं, जो सरकार है, आप जैसे माता जी खुद ही कह रही हैं कि उस समय वो सपा में थे और बाद में वो कांग्रेस में आ गए, तो फिर अब कांग्रेस के ही लोग अगर पहले समर्थन में थे आपके, उसके बाद वो आपके समर्थन से वैसे ही हट गए होंगे कि हम अपने ही व्यक्ति को कैसे एक्यूज घोषित कर लें। तो ये जो मानसिकता है कि मेरा है तो वो दोषी नहीं है, और दूसरे का है तो वो दोषी है, ये कहां की मानसिकता है? ये चाहे हमारे समाज में भी है, किसी भी व्यक्तिगत है, किसी भी समाज में या किसी भी
किसी के भी माइंड में कि मेरा अपना है, चाहे मेरी अपनी पार्टी है, मेरा अपना व्यक्ति है, मेरा अपना नेता है, वो अगर गुनाह करता है तो वो कोई बात नहीं है, दूसरे का करता है तो हम आवाज उठा लें। हम लोगों को सही और गलत को पहचानना होगा। ये हम बार बार अपने साथियों से कहते हैं, सही का साथ हर जगह दीजिए, नो मैटर किस पार्टी से है, किस समाज से है, किस जगह से है। सही है तो सही है, और गलत है तो चाहे मेरा अपना क्यों नहीं है, मेरा अपना खून क्यों नहीं है, अगर गलत है तो उसके अगेंस्ट भी अपने खड़े होने का दम रखिए। जिस दिन ये भावनाएं हम लोगों के अंदर, हमारी मानसिकता जिस दिन इस तरीके से आ जाएगी, तो शायद हम हर जगह खड़ा होने की हिम्मत कर पाएंगे। और ये मैं पुनः सभी से कह रहा हूं कि साथियों, अगर आपको बदलाव चाहिए तो हम उत्तराखंड बदलने की बात कर रहे हैं, और उत्तराखंड तभी बदलेगा जब एक एक व्यक्ति की मानसिकता इस तरीके से होगी कि गलत है तो सजा मिलनी चाहिए, और अगर सही है तो चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसको रिवार्ड और उसको इज्जत मिलनी चाहिए। जी माफी चाहता हूं रावत जी, आपसे पुनः एक सवाल। सर, हम ये पुनः बार बार सामाजिक और राजनीतिक इस तरीके से आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा, मैं अपने साथियों को भी बताना चाहूंगा, श्री महेंद्र सिंह रावत जी हमारे आदरणीय भी हैं और उत्तराखंड क्रांति दल के नेता भी हैं। उत्तराखंड क्रांति दल में शुरू से रहे हैं और आज भी पूरी जोर से शोर से उनके साथ है क्षेत्रीय पार्टी को लेके। लेकिन उनकी अपनी एक शाख है सामाजिक कार्यों में, जहां पे भी समाज आगे आता है तो वो पार्टी को भूल जाते हैं। पार्टी सेकेंडरी है, पहला मेरा समाज है, ये हमने हमेशा देखा है। मैं सर आपसे बार बार वही कहना चाहूंगा, हमारी सामाजिक और राजनीतिक क्या कमियां रही हैं, क्योंकि आप इस क्षेत्र से हैं और आप सामाजिक भी रहे हैं, राजनीतिक भी रहे हैं, ऐसी क्या कमियां रही कि 26 वर्षों में भी हमको न्याय नहीं मिल पाया? सामाजिक और राजनीतिक तो मैं पहले ही शुरू में ही बता चुका हूं जी कि क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल की ही बात कर लेता हूं मैं, कि उन्होंने लड़ा, पर उन्होंने ये नहीं सोचा था उस समय की सत्ता भी चलानी है। तो अगर वो ये सोच के चलते तो आज उत्तराखंड की दिशा दशा कुछ और ही होती। आप खुद राजेश रावत वाले केस में खुद देख लो, नौकरशाह और नेताओं का गठजोड़, जिन्होंने राज्य के लिए सारा कुर्बान किया, उनको तो जनता ने यहाँ पे आने ही नहीं दिया। शुरू में आए 4 विधायक, नयन दत्त तिवारी जो जिसने कहा था मेरी लाश पर उत्तराखंड राज्य बनेगा, वो मुखिया बन गया। हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के 4 विधायक क्या करते? फिर उसके बाद आए 3 विधायक, उस समय वो ये भले उस समय सत्ता में भी थे, पर 11 मंत्री तो तत्कालीन भाजपा के थे। वो क्या करते थे? उस समय थोड़ा ये मुहिम चली थी। और खुद कह नहीं रहा हूं कि नौकरशाह और नेताओं का जो राज्य विरोधी ताकतें थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि उस समय सूर्यकांत धस्माना योजन जो समाजवादी पार्टी के योजन सभा के पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया थे यहाँ पे, और वहां पे खुद उन राजेश रावत के साथ 2-3 युवक बच्चे कह सकते हैं घायल भी हुए। किस तरीके से इन केसों को मोड़ दिया गया, किस तरीके से वो बरी हो गए। बरी होने के बाद जब पुलिस वालों को सजा हुई, जो उनके गार्ड थे, जब उन्होंने आवाज उठाई कि ये बरी हो गए, तब जाके पुनः सीबीआई इंक्वायरी हुई। 3 साल में सीबीआई इंक्वायरी। अगर ये राज्य विरोधी ताकत नेताओं और ये नौकरशाहों का गठजोड़ नहीं होता तो 3 साल में कुछ ना कुछ तो सीबीआई बताती कि क्या हुआ। आज मैं मन कभी कभी इतना दर्दित भी होता है, दुखी भी होता है कि अन्य इनके साथ है। हमारे उन माता बहनों से पूछो, उन जो मुजफ्फरनगर में शहीद हुए थे, खटीमा में शहीद हुए थे, मंसूरी में बेलमती चौहान, हंसा देवी जैसी माताएं शहीद, क्या न्याय मिला? सीजन टापू में हमारे खुद यूकेडी के आंदोलन चलाया था हमारे जसोधर बेंजवाल, राजेश रावत। सारी जनता ने देखा कि मार के उस दोनों को जब सबको पीटा जा रहा था, 15 जब आंदोलनकारियों को उठाया, 15 लोगों ने एक चेन बना दी थी अलग नंदा कि आप और मारोगे तो हम नदी में कूद जाएंगे। उस समय जनता सब देख रही थी, चारों तरफ जनता की भीड़ थी।
जब सियन टापू में घेरा जा रहा था, उस समय सबने देखा है कि किस तरीके से मार मार कर नदी में हाथ पैर तोड़ के फेंके गए। कहाँ है न्याय व्यवस्था? किससे हम उम्मीद करें? आप उम्मीद यही हो सकता है कि कभी क्षेत्रीय दल आएगा तो हो और आंदोलनकारियों का साथ रहेगा। लड़ेंगे, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं। हमें भी पता है कि जब सुभाष गिरी के साथ हो सकता है, हम चंद लोग कर रहे हैं, कल हो सकता है हमारे साथ भी हो। और अभी भी हमें भी मालूम है, अभी भी उत्तराखंड की सत्ता में कुछ राज विरोधी नौकरशाह ताकतें काम कर रही है, जो कि हमें पता है आगे भी। पर अभी आंदोलनकारी, ऐसे जीवित आंदोलनकारी भी अभी जिंदा है जो अपनी परवाह न करके भी आगे इसको करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। और जी, इसमें जो भी हो, हम अपने संसाधनों से ही लड़ते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात यह है कि चाहे जो हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। जैसे अभी एक मैं कुछ व्यूअर से भी लेना चाहूंगा। एक भाई जी कह रहे हैं अगर चाहे तो अजीत डोभाल जी इस केस को सुलझा सकते हैं, क्योंकि वो मोदी के मुख्य सलाहकार हैं और हमारी वन यूके टीम उनसे अपनी समस्या के लिए पत्र लिखना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं सर कि अजीत डोभाल जी हैं, विपिन रावत जी हैं, इतने बड़े पदों पे हैं, क्या उनको अपने आंदोलनकारियों के बारे में पता नहीं है? ये सवाल भी है। क्या उनको अपने उस उत्तराखंड राज्य आंदोलन किस तरीके से उनको पता नहीं है? आपको जब कोई व्यक्ति उनके पास ये लेके जाएगा तभी जाके वो जगेंगे और तभी जाके वो बात रखेंगे। ये सवाल है। और अगर उनको नहीं रखना है तो वो वैसे भी नहीं रखेंगे। आप चाहे मर्जी जितने मर्जी चाहे लेटर ले जाइए, माफ करना, लेकिन क्या मेरी जिम्मेदारी ये बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मुझे अपने समाज के लिए, अपने उस राज्य के लिए, उस राज्य के दोषियों के लिए, अपने समाज के लिए भी मेरा कुछ कर्तव्य है? आपके पास कौन आया? हम लोग जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, हम जाएंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन क्या ये अभी तक आ नहीं जाना चाहिए था? आज की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में एक ही सरकार फुल मेजोरिटी के साथ, उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार फुल मेजोरिटी के साथ, केंद्र में एक ही सरकार फुल मेजोरिटी के साथ, तो समस्या कहां है? क्या आज न्याय नहीं मिल सकता? अगर शासन प्रशासन के द्वारा न्याय मिलना होता तो साथियों अब मिल चुका होता। लेकिन अगर अब हमें न्याय चाहिए, बात ये न्याय इस तरीके की नहीं है। बात यह है कि हम क्या इतने काबिल हैं, या हमारे राज्य का स्तर इस काबिल है कि उस राज्य के लोगों पे खुलेआम गोलियां चला दी गई और कोई भी दोषी नहीं। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, अगर उत्तराखंड की जगह कोई और राज्य होता, उत्तराखंड की जगह अगर कोई और राज्य होता तो 26 साल तो क्या 26 महीनों में रिजल्ट आ जाता। लेकिन हम लोग, हमारा समाज, हम लोग केवल सीधे हैं इसलिए सीधे हम, जब लड़ाई की बात आती है, जंग की बात आती है, तो हम खुल के अपनी बंदूकें उठा लेते हैं, खुल के सेना में जाते हैं, खुल के सामना करते हैं। लेकिन समाज के अंदर वो भावना कहां चली जाती है? जब लड़ने की बात आती है, लड़ना केवल बॉर्डर पे लड़ना नहीं होता, सबसे ज्यादा लड़ना अपने आप से लड़ना होता है कि हाँ, क्या मैं राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण या सही निर्माण सही के साथ हूं? जी माता जी, आपसे मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है कि इतने समय में भी, जो 26 साल, इतना टाइम हो गया है और आज भी कोई दोषी नहीं मिला, इतने समय में भी आपको क्या लगता है ये कमियां कहां रही हैं? ऐसा क्या होता कि आप करते तो शायद न्याय मिल जाता? आवाज आई भाई जी? अब ऐसा है ना, कुछ तो सरकार की भी कमी है, कुछ हमारी जो इंक्वायरी जो जांच संस्थाएं हैं उनकी भी कमियां हैं कि उन्होंने क्या है, सब कुछ उनको छोड़ रखा था। कोई उनके ऊपर वो नहीं था कि इनकी कोई इंक्वायरी हो, कैसा हुआ, क्या हुआ, किस हिसाब से हुआ, सारा मतलब क्या जो गवाह थे उनको भी इन्होंने क्या डरा धमका करके इनको
बदलने की कोशिश करी गई। तो ये सारी ढिलाइयां हैं। फिर जो हमारी सीबीआई है उन्होंने भी, उनकी भी ढिलाई थी, जिसके कारण क्या है, चाहे वो मुजफ्फरनगर कांड हो, चाहे वो देहरादून कांड हो, चाहे वो मसूरी कांड हो, चाहे खडेमा कांड हो, जिनके भी दोषी अभी भी क्या आजाद घूम रहे हैं। सरकार की भी कमियां और हमारे जो आंदोलनकारी है उनकी भी कमियां हैं। जी जब इनको आवाज उठानी बिल्कुल। थी कि भाई हम, जब केस चल रहा था उस समय जब आवाज उठानी थी तब ये चुपचाप बैठ गए। भाईजी, माता जी, आपको क्या लगता है कि आपको अब क्या करना चाहिए ताकि आपको जस्टिस मिले? हम सबको मिलजुल करके एकता हो करके आवाज उठाए, आगे के लिए लड़े, तब एकता से होता है भैया। कोई भी चीज हो एकता से बनती है। जब अलग अलग चले जाएंगे तो कहाँ से होएगा वो। तो इसीलिए तो एक केस हुआ खत्म। जैसे क्यों आगे लड़ते सब आके बोलते, तो हम ये चाहते थे कि सब एकता से रहे और एकता से लड़े और एक मुख होकर के सब जब एक बनेंगे तो तभी हमें हर चीज मिलेगी। और हमारा राज्य अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। और हम लोगों को जिनकी आहुति दे रखी जिन घरों से, उनको भी वो मिलेगा, न्याय मिलेगा। तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि सरकार की इसमें क्या है, बिल्कुल जो सरकार ने दृढ़ संकल्प से जो इसका केस के लिए वो करना चाहिए था, पैरवी करनी चाहिए थी, वो पैरवी क्या न तो सरकार ने किया है, ना हमारे आंदोलनकारियों ने भी ढिलाई दी है। अब घरों घरों से बच्चों को घरों घरों से घसीट के ले गए। वो बाहर की पुलिस आई, बाहर वो चलचित्र वाली वो पुलिस मंगाई उन्होंने, बड़ी बड़ी टोपी वाले, बड़े लंबे चौड़े। वो बच्चों को घसीट घसीट के ले गए भीतरों से, हम लोगों के कमरों से भीतरों से ले गए वो। तब ऐसे ऐसे आंदोलन चला। तब बाद में बीच में कुछ भी नहीं हुआ। किसी को भी न्याय कहाँ मिली? किसी को भी नहीं मिली। हाँ जी रावत जी, पुलिस वाले जी माता जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि अब देखिए, समाज मतलब न्याय व्यवस्था से अगर हमें न्याय मिलता या हमारे संविधान के हिसाब से अगर चीजें चल रही होती तो शायद हमें जस्टिस मिल चुका होता। लेकिन शासन प्रशासन जो, जैसे श्री महेंद्र रावत जी ने भी कहा कि जो लॉबी होती है, आईएएस की लॉबी या फिर जो राजनीतिक लोग हैं, ये अगर इनके ऊपर बात आ जाती है तो ये फिर किसी भी हद तक चले जाते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम में हमारे उस समाज के लोगों को क्या सिक्योरिटी है कि आप सही के साथ हो तो आपको न्याय मिलेगा, आपने सही कदम उठाया है तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यहां तो उल्टा जो आवाज उठाता है, जो सही का साथ देता है, उसी को कुचल देते हैं। हाँ, इसी बात पे जी माता जी, मैं एक श्री महेंद्र रावत जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आखिर क्यों कभी कोई भी क्षेत्रीय दल न्याय की मांग के लिए आगे नहीं आया? और यदि आया है, जैसे आप बता रहे हैं, यदि आया है तो क्यों वो संदेश जनता तक नहीं पहुंचा है? मैं यही कह रहा था कि आवाज, क्योंकि वो भी जो हमारे पहले कह दिया था कि राज्य विरोधी जो ताकतें आए और जिन्होंने राज किया और ये क्षेत्रीय दल आवाज उठाई पर उनकी आवाज नकार खाने में त्रुटि के जो होता है उस तरीके से गूंजती रही। मैं खुद जो मुजफ्फरनगर कांड वाली पहल वाली बात कर रहा था कि हम 2015 से पहले हम किसी न्यायालय में आंदोलनकारी पैरवी नहीं कर सकते थे। 7 वर्षों के बाद जो यहाँ पे हम लड़ाई की जो रखी, मैं खुद अपनी मीटिंग में जो केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक होती है, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल है उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, मैं खुद जानता था कि इस केस में बहुत ज्यादा
ज्यादा है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह यहाँ जाएंगे तो न जाने हमारा कितना इसमें खर्चा होगा। मैंने खुद अपनी क्रांति दल की बैठक में ये बात रखी। मैंने कहा मैं आपका साथ तो चाहिए लेता, थोड़ा बहुत आपसे जो मदद हो सकती, पर इतना आप, क्योंकि आप इतने संसाधन आपके पास नहीं है कि आप इतने खर्चा उठा सको। मुझे इसे सामाजिक और आंदोलन के तो तरीके से लड़ना पड़ेगा, जिससे कि कल को हमें सुप्रीम कोर्ट में पूरी लड़ाई लड़नी पड़े तो मैं अन्य लोगों से भी व्यवस्था कर सकें। अगर हम पे ये लेबल लग जाता कि उत्तराखंड क्रांति दल इस केस को लड़ रहा है, तो शायद सामाजिक संगठन हम पे, क्योंकि आज राजनीतिक दलों को जिस तरीके से वोट तो दे देते हैं, पर जो इस तरीके से हे की दृष्टि से देखते हैं सबको, नेताओं को 20 वर्षों में जो करते हुए सब नेताओं को जनता एक दृष्टि से जिस तरीके से देखती है, शायद ये संभव नहीं हो पाता। जी सर। तो सर कहीं ना कहीं मतलब नाकामी क्या होता है कि चाहे क्षेत्रीय दल हैं या हम लोगों ने आवाज उठाई और वो लोगों तक नहीं पहुंची है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी रणनीति की कमियां भी रही हैं। अगर आज भी हम आवाज उठा रहे हैं, देखिए जैसे मैंने कहा, हम प्रयास करेंगे केवल जो लोग सो रखे हैं उनको जगाने का, लेकिन जो नाटक कर रहे हैं उनको हम नहीं जगा सकते। तो हम प्रयास ये जरूर करेंगे कि हमारे उत्तराखंड के प्रत्येक गांव में ये जानकारी जरूर होगी कि हमारा राज्य उत्तराखंड हमें यूं ही नहीं मिला। हमारा ये प्रयास है और ये उसी रणनीति का एक हिस्सा है। और मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं माता जी आपका, भाई जी आपका और श्री महेंद्र रावत जी आपका। आपने अपना कीमती समय ये दिया। अंत में आप दोनों से पहले मैं माता जी से कहना चाहूंगा, आपका एक संदेश हमारे उत्तराखंडियों के लिए क्या है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए? उत्तराखंड भाई बहनों को, सभी लोगों को ये संदेश है कि अगर अपना अच्छा उत्तराखंड चाहते हो और अच्छा आगे के लिए हमारे बच्चे के लिए नौकरी हो, हर चीज हो, तो आगे के लिए भैया कुछ करो। सभी लोग मिलजुल के संघर्ष, एकता से होएगा ये संघर्ष करो और अपने आगे के लिए अपना उत्तराखंड अच्छा बनाओ, बहुत अच्छा बनाओ, जो हमारे बच्चों को नौकरी मिले और हमारे अच्छी शिक्षा मिले। और ये बीमारी कैसी चल रही, हॉस्पिटल मिले, डॉक्टर मिले, कितना अत्याचार हो रहा है इस बीमारी से। गांव में हॉस्पिटल नहीं है, गांव में सुविधा नहीं है, तो गांव के लोग भी परेशान और प्लेन के लोग भी परेशान। इस बीमारी को कैसे दूर हो, ऐसे भी करो भैया, इस बीमारी को जो छुटकारा मिले हर किसी से। हमको तो इसका भी बहुत दुख है। और तो चीन वाले भी हम लोगों को तंग कर रहे हैं, मेरे को तो उसका भी बहुत दुख है। मैंने कहा कि लड़ाई होगी, पता नहीं किसके बच्चे जाएंगे, किसका क्या जाएगा, क्या होगा। हम जानते हैं, जो हम माँ है, बहन है, हमको कितना दुख है। मेरे को तो उसकी बहुत चिंता हो रही है, बहुत। ये चीन ने क्या कर दिया हमारे लिए, तो उसके लिए मुझे बहुत दुख है। मेरे हाथ में होता मैं क्या कर देती। पर आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे के लिए आप लोग सोचना करना जो भी होगा, इसलिए आप लोगों को हमारी आशीर्वाद भी है, धन्यवाद भी है। मैं माता जी आपसे माफी चाहता हूं कि आपके उस दर्द को हमने पुनः कुरेदा है। जो समय सबसे बड़ा घाव होता है और शायद इस घाव का गलत तरीके से ये लोग यूज कर रहे हैं, जो कि समय बढ़ा रहे हैं और हम लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन क्या करें, जो हमारे सोए हुए लोग हैं, हमें लगता है कि शायद आपके जवानी अगर वो सुनेंगे, हम लोगों पे विश्वास नहीं कर रहे होंगे, शायद आपके जवानी वो सुनेंगे, आपके दर्द को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, तो शायद वो लोग उठ जाएं, शायद जो लोग सोए हैं वो उठ जाएं। ये हमारा प्रयास था और हमारा कोई इस तरीके का इंटेंशन नहीं कि हम उस घाव को कुरेदें। घाव को कुरेदना हम नहीं चाहते हैं। हमारा ये प्रयास है कि ये जानकारी हमारे लोगों तक पहुंचे कि किस तरीके से कितने परिवार तबाह हुए,
कितने, न जाने कितने परिवार तबाह हुए, 42 को तो हम जानते हैं, न जाने कितने हुए, औरों की गिनती तो हमें पता भी नहीं है। लेकिन फिर भी आज हम इतना चुप क्यों हैं? 26 सालों में हमारे उन आंदोलनकारियों को कोई न्याय नहीं मिला, फिर भी हम सोए हुए क्यों हैं? कम से कम हम एक आवाज तो लगा सकते हैं कि सरकार, कि हे न्यायालय, हे राष्ट्रपति, जो न्याय व्यवस्था हमारी है, क्या हम उनसे गुहार नहीं लगा सकते कि हमें न्याय दो, हमारे उन आंदोलनकारियों को न्याय दो? हमारा यही प्रयास है। महेंद्र रावत जी, आपसे मेरी एक विनती है, आप उत्तराखंडियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो यही संदेश है, उत्तराखंड के शहीदों के सपनों का अगर उत्तराखंड बनाना है तो हमें अपने यहाँ पे आने वाले 2022 में अपने क्षेत्रीय दल की सरकार चुननी होनी पड़ेगी। राष्ट्रीय दलों की इसलिए कह रहा हूं कि इनके आका दिल्ली में बैठे हुए हैं। अब दिल्ली से जो कहेंगे उस तरीके से चलना पड़ेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य जो संगठन वहां से आ रहे हैं। उत्तराखंड में उत्तराखंड की अगर सरकार बनेगी तो संभव है कि वो आंदोलनकारियों के और शहीदों के अनुरूप इस राज्य का निर्माण करेगी। और उसका कंसेप्ट 1992 में ही तैयार हो चुका था। साथ ही मैं ये आपके वन यूके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वन यूके के टीम के साथ हमारा जो जुड़ाव मुजफ्फरनगर कांड जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसी समय से हुआ था, जब उन्होंने वहां पे देखा कि कुछ लोग आंदोलनकारी सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो खुद वो आपके जो संस्थापक हैं दिनेश बिष्ट जी, खुद उनका फोन आया था, रमन शाह जी के लिए भी आया था, कि ये भी आया था कि भाई साहब हमें भी बताओ क्या अपडेट है, क्या आगे इसमें करने जा रहे हो। और इसी के साथ आज आप लोगों ने जो आवाज उठाई आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, शायद हमारे जो प्रवासी लोग भी हैं उनके तक ये बात हमारी पहुंची होगी, उत्तराखंड में तो पहुंची होगी। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में एकजुट होकर जो इन केसों में है, इस सामाजिक एक आंदोलन जो हमारे संगठन है उनकी आप लोग जो आवाज पहुंचा रहे हैं, हो सकता है उनसे हमें बल भी मिलेगा और हमें संसाधन भी आगे में न्यायालयों में जरूर मिलेगा। इतनी ही बात करके जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं अपने साथियों को जो आवाज है, जो दर्द है, वो कुछ बोल हमारे श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी के रहे हैं, वो पुनः सुनाना चाहूंगा, अगर आप लोगों को उचित लगे तो। ये दर्द, ये पीड़ा एक आंदोलनकारी की ही नहीं, एक मां की नहीं, हमारे उस उत्तराखंड की पीड़ा है जिन्होंने सोचा था कि शायद हमारा, जैसे मैं बता रहा हूं कि जिस दिन राज्य का गठन हुआ होगा, जिस दिन सोचा, माता जी को खुद फील हुआ होगा, चलो मेरे बेटे का बलिदान या उन आंदोलनकारियों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया, कम से कम राज्य तो मिल गया। यहां एक सेटिस्फैक्ट्री जरूर मिली होगी, लेकिन जब आज हम उस उत्तराखंड को देखते हैं तो आज वो दर्द फिर से उभर आते हैं कि क्या इस उत्तराखंड के लिए ये बलिदान दिया था कि 26 वर्षों में हमें न्याय नहीं। वहां कोई व्यवस्था आज भी उसी तरीके से चरमरा रखी है, चाहे हम स्कूल की व्यवस्था देखें, चाहे हम हॉस्पिटल की व्यवस्था देखें और चाहे रोजगार की व्यवस्था देखें, आज भी वही व्यवस्थाएं हैं। तो क्या इस उत्तराखंड के निर्माण के लिए हमारे आंदोलनकारियों ने अपनी जान गंवाई? और उनके लिए मैं अभी पुनः उन साथियों को पुनः नमन करता हूं और कुछ बोल नरेंद्र सिंह नेगी जी के, ताकि कुछ साथियों को कम से कम जगा सके। उठा जागा उत्तराखंडियों, सौ उठाणु भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों, सौ उठाणु भगत ऐगे। उत्तराखंड का मान सम्मान बचाणु भगत ऐगे। उत्तराखंड का मान सम्मान बचाणु भगत ऐगे। ये जमाना माई व्यवस्था महत पसारी, हक नि मिलणु अपनो हिस्सा लीणा को, जो राज माणु भगत ऐगे।
उठा जागा उत्तराखंडियों सो ठाणो भगत ऐगे चोल बोल तेरा भला दिनों का खातिर जो कुले सड़े क्यों मबोगी भोल तेरा भला दिनों का खातिर जो कुले सड़े क्यों मबोगी ऊ शहीदों कर्ज त्वे फर अब चुकाणो भगत ऐगे उठा जागा उत्तराखंडियों सो ठाणो भगत ऐगे। सर, आप सभी को पुनः नमन और बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए, और उन सभी साथियों का जिन साथियों ने इन भावनाओं को समझा, जुड़ा, और मुझे पूरा उम्मीद है आप अपने घर से आप लोग भी शुरुआत करेंगे और ये जानकारी अपने हर व्यक्ति तक देंगे जितने भी आपके जानकार में हैं। कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाते हैं, ऐसे ही कारवां बढ़ेगा। और जिस दिन ये आवाज सभी उत्तराखंड की ओर से जाएगा, प्रत्येक उत्तराखंडी की ओर से जाएगा, तो हमको न्याय भी मिलेगा और हमें हमारे सपनों का उत्तराखंड भी मिलेगा। जय भारत, जय उत्तराखंड। जय भारत। जय उत्तराखंड। धन्यवाद सर।